नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बरेली जनपद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने जिले की जनता के लिए कई अहम योजनाओं की शुरुआत की, जो स्थानीय बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए तैयारी की गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आप सभी को मैं बधाई भी देता हूं। बहनों और भाइयों, विकास की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रयास करके जिन योजनाओं को बरेली के अंदर लाया जाता है, उन योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास में आपकी खुशी के साथ सहभागी बनने का तो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ ही, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े हुए दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का शुभारंभ करने का अवसर भी आज मुझे आपके बीच में प्राप्त हुआ है। आप सब जान सकते हैं, किसी भी सुसभ्य समाज के लिए, किसी भी विकसित समाज के लिए ये दोनों बुनियादी आवश्यकताएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर समाज सुशिक्षित है तो अपने विकास की अनंत संभावनाओं को स्वयं आगे बढ़ा लेगा। अगर समाज स्वस्थ है तो अपने आप को सशक्त बनाने की आधारशिला वह स्वयं खड़ा कर लेगा। और यह बरेली के अंदर आज मुझे इन दोनों कार्यक्रमों का शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। शिक्षा के लिए एक नया सत्र प्रारंभ होने वाला है। आज से सभी स्कूल कॉलेजेज हमारे खुल रहे हैं और स्कूल का यह नया सत्र प्रारंभ होने पर इन नौनिहाल बच्चों का मैं स्वागत करने के लिए और वे स्कूल जा सकें, आप सभी बरेली वासियों को और बरेली के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश वासियों का मैं आह्वान करूंगा कि इन बच्चों को अपनी आने वाली पीढ़ी के रूप में प्रस्तुत करते हुए, आने वाले भविष्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए कोई बच्चा छूटने न पाए और हम सबको स्कूल चलो अभियान के साथ जुड़ना होगा। इस विश्वास के साथ आज मुझे बरेली आने का अवसर प्राप्त हुआ है और ये जिम्मेदारी आप सबको मैं देने के लिए आया हूं। ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, ये समाज की जिम्मेदारी भी बनती है कि समाज की इस जिम्मेदारी के साथ समाज भी इस बात को अपने ऊपर ले कि अगर कोई बच्चा अनपढ़ रह जाता है तो समाज के लिए भी एक चुनौती है, राष्ट्र के लिए भी चुनौती है, उस परिवार के लिए तो चुनौती है ही है, लेकिन हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा। अंततः इसका खामियाजा पूरे समाज को और अंततः देश को भुगतना पड़ता है। और इसीलिए 2017 में आने पर हम लोगों ने अनिवार्य रूप से प्रारंभ किया। स्कूल का सत्र प्रारंभ होते ही हर जनप्रतिनिधि, हर शिक्षक स्कूल चलो अभियान के साथ जुड़ेगा, हर बच्चे को स्कूल पहुंचाएगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 में जब बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति को हम लोगों ने देखा था, उस समय बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति अत्यंत खराब थी। तमाम स्कूल बंदी के कगार की ओर जा रहे थे, न टॉयलेट थे बालक बालिकाओं के लिए, न पेयजल की व्यवस्था थी, न फर्नीचर थी, न वहां के फर्श बने हुए थे। स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी की बात तो ये दूर की कौड़ी थी। और बहनों और भाइयों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश में 2017 में 1,34,00,000 बच्चों ने केवल नामांकन कराया था। इसमें 60% बच्चे ऐसे थे जो कभी स्कूल नहीं जाते थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, स्कूल की कायाकल्प होने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर गत वर्ष हम लोगों ने 1,91,00,000 बच्चों को
डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपए हर बच्चे के अभिभावक के अकाउंट में हम लोगों ने भेजने का काम किया। स्कूलों में 96% विद्यालय ऐसे हैं जिनमें ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से वहां पर बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, स्कूल की फ्लोरिंग की व्यवस्था, स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था, फर्नीचर की व्यवस्था की। 1,91,00,000 बच्चों के लिए वर्ष में 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक, शूज, सॉक्स, स्वेटर ये अनिवार्य रूप से सरकार के स्तर पर दिया जाने लग गया है। और आज बच्चों के मन में आता है कि हां, मैं भी इस समाज का नागरिक हूं। और मैं आपका आह्वान करूंगा, इस अभियान के साथ जुड़ करके हम राष्ट्रीय मिशन को आगे बढ़ा करके अपने प्रदेश की साक्षरता को भी बढ़ाएंगे, हर बच्चे को साक्षर बना करके सुयोग्य बनाएंगे और प्रदेश और देश के निर्माण में, विकास में उसकी ऊर्जा और उसकी प्रतिभा का लाभ लेंगे। आज स्कूल चलो अभियान का यही शुभारंभ अभी इन बच्चों को स्कूली बुक्स और अन्य यूनिफॉर्म आदि उपलब्ध करवा करके हम लोगों ने प्रारंभ किया है। और यहां पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों से, जनता जनार्दन से, सभी गुरुजनों से, सभी धर्माचार्यों से मैं अपील करूंगा, हर बच्चे को और खास तौर पर बेटी को जरूर स्कूल भेजना, जरूर स्कूल भेजना। याद रखना, आपके द्वारा किया गया कार्य देश के निर्माण में आपकी भूमिका को आगे बढ़ाने में योगदान देगा और कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रहने पाए, यह जिम्मेदारी आपके ऊपर में, बरेली के ऊपर भी और हर जनपद वासियों के अंदर, उत्तर प्रदेश वासियों के ऊपर सौंप रहा हूं कि वह इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आगे बढ़े। बहन और भाइयों, एक तरफ यह कार्य और दूसरी तरफ बेसिक शिक्षा परिषद में छात्र और शिक्षक का रेशियो ठीक हो, 1,25,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती का कार्यक्रम हम लोगों ने संपन्न किया। अब हम लोग पीएम श्री योजना के अंतर्गत 1500 विद्यालयों का कायाकल्प भी कर रहे हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को 8वीं से लेकर 12वीं तक गरीब कन्याओं की उत्तम शिक्षा का केंद्र बना रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद में भी एनसीईआरटी के ही पाठ्यक्रम को हम लागू कर सके, ये कार्यक्रम अलग अलग स्टेजेस पे आगे बढ़ रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्यक्रम आज बेसिक शिक्षा परिषद आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो अब हम लोग अगले चरण में आ गए हैं। अब अगला चरण ये कि गांव-गांव में स्कूल तो है, लेकिन अभी भी वहां पे बहुत कुछ चैलेंजेज हमारे सामने हैं। हम लोगों ने तय किया है, क्या हम इंटीग्रेटेड स्कूल कॉम्प्लेक्स तैयार कर सकते हैं? और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बरेली के अंदर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी के ये शताब्दी वर्ष चल रहा है। हम लोगों ने 2023 में स्वर्गीय अटल जी के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से उत्तर प्रदेश में 16 अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए थे। ये 16 अटल आवासीय विद्यालय रजिस्टर्ड बीओसी बोर्ड के श्रमिकों के बच्चों के लिए शुभारंभ किया था। आज बरेली का अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ होने जा रहा है। अभी नवाबगंज में थोड़ी देर में हम लोग जाएंगे। 70 करोड़ रुपए की लागत से लॉजिंग, फूडिंग की सारी व्यवस्था वहां पर उन बच्चों के लिए हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। अच्छी उत्तम शिक्षा की व्यवस्था उन बच्चों के लिए है। शिक्षकों का भी प्रशिक्षण होता है, प्रिंसिपल्स का भी प्रशिक्षण होता है और फिर बच्चों को उत्तम शिक्षा देने का कार्यक्रम करा करके एक मॉडल विद्यालय के रूप में उन्हें स्थापित किया गया है। और उस तर्ज पर बेसिक शिक्षा परिषद ने भी हर जनपद में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। और पहले चरण में
57 जनपदों में जहां पर अटल आवासीय विद्यालय नहीं खोले गए हैं, वहां पर ये सीएम कंपोजिट विद्यालय प्रारंभ होने जा रहे हैं। ये मॉडल होगा पहले चरण जनपद स्तर पर, दूसरे चरण में हम लोग इसको लेकर के आएंगे तहसील स्तर पर। तो वहीं भारत में नेपाल के राजदूत डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा ने आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ स्थित उनके सरकारी आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आपसी संबंधों और सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा हुई। ये मुलाकात द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। योगी से नेपाल के राजदूत की अहम भेंट, नेपाल भारत संबंधों पर हुई चर्चा। नेपाल के राजदूत की योगी से भेंट, योगी से नेपाल के राजदूत की अहम भेंट, नेपाल भारत संबंधों पर हुई अहम चर्चा। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि अगली बार ताजिया का आकार छोटा किया जाए ताकि सुरक्षा मानकों का पालन किया जा सके। उन्होंने चिंता जताई कि अगर ताजिया का आकार बढ़ा रहा तो ये डायरेक्शन लाइनों की चपेट में आ गया तो इससे गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती और जान का नुकसान हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि सुरक्षा को प्राथमिकता देना चाहिए और समुदाय से आग्रह किया कि वे इस मामले पर ध्यान दें। सीएम ने ताजिया सुरक्षा की जानकारी, ताजिया आकार छोटा करने का दिया सुझाव। मुस्लिम समुदाय से की अपील, ताजिया का आकार छोटा रखने की अपील। सीएम ने ताजिया सुरक्षा पर दी चेतावनी, ताजिया आकार छोटा करने का सुझाव दिया मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने। वहीं मुसलमान समुदाय से उन्होंने ये अपील की। सीएम ने ताजिया सुरक्षा पर दी चेतावनी, ताजिया आकार छोटा करने का सुझाव भी दिया सीएम ने और साथ ही मुस्लिम समुदाय से ये अपील की कि ताजिया का आकार छोटा रखा जाए। तो वहीं प्रयागराज से खबर सामने आ रही है, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त डीएम के अधीन नहीं हाई कोर्ट। वित्तीय परिस्थितियों के आपको बताते चले कि डीएम को संबंधित संपत्ति पर कब्जे का अधिकार। वित्तीय परिस्थितियों के प्रतिभूकरण को लेकर यह फैसला, इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त डीएम के अधीनस्थ नहीं हाई कोर्ट। वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूकरण को लेकर ये फैसला, डीएम को संबंधित संपत्ति पर कब्जे का अधिकार, हाई कोर्ट का ये फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त डीएम के अधीनस्थ नहीं हाई कोर्ट। वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूकरण, ये आपको बताते चले हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया। तो वहीं राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी संख्या में अयोध्या आगमन जारी है। रामनवमी उत्सव से पहले मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ रहा है और इसी धार्मिक अवसर को लेकर शहर में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। राम जन्मभूमि मंदिर को 6 अप्रैल को मनाए जाने वाले रामनवमी उत्सव के पूर्व रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। तो वहीं मंदिर प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों ने मंदिर परिसर को आकर्षण रूप से सजाने के लिए पूरी तैयारी की है ताकि भक्तों को एक विशेष अनुभव मिल सके। तो वहीं फूलों से सजी हुई मंदिर की झांकी श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है और इस विशेष दिन की महत्वता को भी बढ़ा रही है। मंदिर को रामनवमी के लिए सजाया गया, फूलों से सजा राम मंदिर, अयोध्या में श्रद्धालुओं का उमड़ा रेला।
तो वहीं उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार नोएडा के दौरे पर रहेंगे, जहां वे नोएडा पुलिस कमिश्नर्स के सेक्टर 108 में आयोजित एक महत्वपूर्ण लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस अवसर पर डीजीपी के साथ पुलिस कमिश्नर, विधायक और सांसद भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में प्रशांत कुमार नवनिर्मित पिंक बूथों, पुलिस चौकियों, वीडियो वॉल और बहुउद्देशीय भवन का भी लोकार्पण करेंगे, जो नोएडा में पुलिस प्रशासन को एक और अधिक सशक्त और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। पुलिस कमिश्नर सेक्टर 108 को बताते चले पुलिस चौकी का लोकार्पण करेंगे। तो वहीं पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए इंडियन ऑयल के टैंकर की आड़ में तस्करी कर लाई जा रही 900 पेटी अवैध शराब बरामद की। ये टैंकर कागजों में जाल धर के झांसी से गैस लेकर जा रहा था, लेकिन सोनभद्र पुलिस ने चेकिंग के दौरान गैस की बजाय शराब बरामद की। पुलिस के अनुसार ये शराब झारखंड के रास्ते बिहार भेजी जा रही थी। टैंकर चालक जगमाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और उससे तस्करी के जुड़े महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। तो वहीं पुलिस अब सप्लायरों की तलाश कर रही है और मामले की गहन जांच जारी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में इस बार गर्मी ने अप्रैल के हफ्ते से ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा चुका है, जिससे लोग तपती धूप में परेशान हो रहे हैं। आईएमडी ने आगामी दिनों के लिए अलर्ट जारी करते हुए कहा कि 5 अप्रैल तक मौसम शुष्क बना रहेगा और साथ ही लू चलने की भी चेतावनी दी है। फतेहपुर जिले के इस गर्मी ने रिकॉर्ड 40.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिला बनने का दावा किया है। गर्मी के बढ़ते प्रभाव के कारण विशेषज्ञों ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। आईएमडी का अलर्ट, लू की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी की शुरुआत। फतेहपुर में दर्ज किया रिकॉर्ड तापमान 40.5। तापमान 40 डिग्री पार, लोगों में परेशानी। तपती धूप में परेशान दिखे लोग। तो फिहानी कोतवाली क्षेत्र के बैरमोह गांव में अवैध रूप से शराब बेचने का मामला सामने आया है। महापति नामक व्यक्ति अपने घर में शराब बेच रहा था, जो ठेका बंद होने के बाद ऊंचे दामों पर गांव के लोगों को बेची जा रही थी। इस अवैध शराब का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही की। वहीं आरोपी महिपति को 15 आपको बताते चले कि इस पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। आरोपी ने ठेका बंद होने के बाद भी बेची शराब। तो वहीं जसराना पुलिस ने इंडियन बैंक में हुए करोड़ों के रुपए से अधिक के गबन का खुलासा किया और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों ने बैंक का कैशियर, एक होमगार्ड के ठेकेदार का पुत्र और 2 अन्य लोग शामिल है। पुलिस अब बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधन की तलाश कर रही है, जो इस गबन में संलिप्त है। जांच में सामने आया है कि बैंक कर्मियों ने ग्राहकों के खातों से पैसे के हेरफेर कर अपने परिचितों के खातों में ट्रांसफर कर दिए थे। एसपी ग्रामीण ने इस बड़े वित्तीय घोटाले का खुलासा किया और पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। वहीं प्रशासन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही का आश्वासन दे रही है। तो इंडियन बैंक के गबन में 50 आपको बताते चले, जसराना में 1,85,00,000 का गबन। पुलिस ने बैंक गबन का किया खुलासा। इंडियन बैंक के गबन में 5 गिरफ्तार। वहीं जसराना में 85,00,000 का गबन। पुलिस ने बैंक गबन का किया खुलासा। तो वहीं धौलौना रोड पर एक बाइक में अचानक आग लग गई। इस दौरान बाइक सवार 2 युवकों ने अपनी जान बचाने के लिए बाइक से कूदकर भागने में सफलता पाई। घटना कुपूरपुर थाना क्षेत्र की है, जहां सड़क पर धू धू कर जलती रही बाइक पुलिस
और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बाइक पूरी तरह जल चुकी थी। इस हादसे में दोनों युवकों को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं आज नेशनल हाईवे पर यात्रा महंगी हो गई है, क्योंकि टोल दरों में 5 से 10 रुपए तक की वृद्धि की गई है। बढ़ी हुई टोल दरें आज से लागू हो गई हैं, जिसमें यात्रियों को अब अधिक शुल्क चुकाना पड़ेगा। विशेष रूप से दिल्ली और मेरठ एक्सप्रेसवे पर सफर महंगा हो गया है। अब दिल्ली से मेरठ तक का टोल 170 रुपए हो गया है, जबकि आपको बताते चले इंटरफेयर में 280 रुपए का टोल लगेगा। नेशनल हाईवे पर बढ़ी टोल दरें, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोल महंगा। अब दिल्ली से मेरठ की ओर जाने वाले लोगों को देना पड़ेगा 5 से 10 रुपए तक का महंगा टोल टैक्स। नेशनल हाईवे पर बढ़ी टोल दरें, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का टोल हुआ महंगा, 5 से 10 रुपए महंगा हुआ सफर। दिल्ली से मेरठ जाने वालों का सफर अब 5 से 10 रुपए टोल की दरों में बढ़ोतरी के कारण हुआ महंगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोल महंगा, 5 से 10 रुपए महंगा हुआ सफर। आज से प्रदेश में नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत हो गई है, जिसके साथ ही स्कूलों की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है। अब प्राथमिक विद्यालयों में समय परिवर्तन किया गया और स्कूल सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक चलेंगे। ये बदलाव विद्यार्थियों की सुविधा के लिए किया गया है, ताकि वे गर्मी के मौसम में सही समय पर स्कूल पहुंच सके। स्कूल टाइम में किया गया बदलाव, 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेंगे स्कूल। नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत के साथ ही स्कूल टाइमिंग में हुआ बदलाव, 8 बजे से 2 बजे तक अब चलेंगे स्कूल। बढ़ती गर्मी को देखते हुए ये बदलाव, नए शैक्षिक सत्र की शुरुआत, जहां स्कूल टाइम में हुआ बदलाव। तो वहीं आज से नया इनकम टैक्स बिल लागू हो गया है, जिसके तहत 12 लाख रुपए तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये कदम टैक्स पेयर को राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसके अलावा इस नए प्रावधान में कुछ अन्य बदलाव भी किए गए हैं, जो मध्य वर्ग और उच्च आय वाले व्यक्तियों के लिए लाभकारी हो सकते हैं। टैक्स विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम व्यक्तिगत करदाताओं के लिए राहत प्रदान करेगा और आमदनी पर बढ़ते टैक्स बोझ को कम करने में मदद करेगा। नए टैक्स प्रावधानों की शुरुआत, 12 लाख तक आय पर टैक्स की छूट। नए टैक्स प्रावधानों की शुरुआत, 12 लाख तक आय पर टैक्स की छूट। नए टैक्स प्रावधानों की शुरुआत। नया इनकम टैक्स बिल लागू, 12 लाख तक आय पर टैक्स की छूट। नए टैक्स प्रावधानों की शुरुआत। नया टैक्स बिल लागू, 12 लाख तक की आय पर टैक्स की छूट। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।